नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही प्यारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब तक जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है उसमें से सबसे बढ़िया स्पेक्ट्रोस्कोपी मेरे को यही लगी है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है नहीं है, डिटेल से बात करेंगे। बिना सोचे समझे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो फटाफट। ठीक है नहीं है, मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक, आप वो काम करो और वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे, अंदर से फीलिंग आए कि हाँ मैंने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है नहीं है, कमेंट जरूर करना, बिल्कुल बताइए। तो देखो, बेसिकली सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की। क्या करेंगे बात स्पेक्ट्रोस्कोपी की। चलो देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन सबको पता है। ठीक है नहीं है, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड अपन को क्यों पड़ी? स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड अपन को पड़ी है एनालिसिस के लिए। किसके लिए? हाँ, ये क्या है? ये एक प्रकार की आपकी क्या है, एनालिटिकल टेक्निक। क्या है भाई? एनालिटिकल टेक्निक। और खास बात क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक। इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक, बिना इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल नहीं है, पहली चीज। ठीक है नहीं है, करवाते क्या है यहाँ पे करवाते हैं अपन इंट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या करवाते हैं? इंट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ठीक है भाई, तो इससे हमको पता क्या लगेगा? इससे अपन को इंफॉर्मेशन पता लगती है। क्या लगती है? इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर, अबाउट मैटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी आपको। ठीक है, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग अलग क्या देती हैं? इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है नहीं है, जैसे अगर बात करें अपन ईएसआर की, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, वो ये बताएगा आपको कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। समझ में आई बात? एनएमआर है, वो आपको बताएगी कि उसका न्यूक्लियस किस टाइप का है, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, सब बता देती है आराम से। ठीक है नहीं है, प्रोटॉन्स बता देती है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के काम में आती है। आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉन्जुगेशन के बारे में बताती है कि कॉन्जुगेशन किस टाइप का बॉन्ड है बेसिकली। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने देखी होगी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है कि भाई किस प्रकार का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, बीसीसी है, एफसीसी है, सिंपल क्यूबिक है, कौन सा है, हेक्सागोनल टाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ब्रेग इक्वेशन, एक्सरे डिफ्रेक्शन वगैरह वहां नहीं समझ में बात। तो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अपना एक मोटो है। ठीक है नहीं है, क्लियर है? तो बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अबाउट द मैटर। अब एक मास स्पेक्ट्रोमीट्री और है। ठीक है नहीं है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? उसके पीछे लॉजिक है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में नहीं आती। खास बात, वहां पे अलग अलग मेथड है। ठीक है नहीं है, सबसे कॉमन मेथड कहलाता है इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट मेथड या इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड। वहां पे हाई एनर्जाइड इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। दूसरा मेथड होता है केमिकल आयोनाइजेशन। ठीक है नहीं है, सीआई मेथड। फिर आता है डीआई मेथड, डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन। फिर एफएबी, फास्ट एटम बम्बार्डमेंट। बहुत सारे मेथड है वहां पे आयोनाइज करवाने के मॉलिक्यूल को। ठीक है नहीं है, वहां पे कहीं पे भी क्या काम में नहीं आएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन या इंफॉर्मेशन अबाउट मैटर पर की जाती है, वहां पे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी लगाओगे। और अदर आप अगर यूज में ले रहे हो, ठीक है नहीं है, मेथड ईएमआर यूज में नहीं ले रहे, तो वहां पे स्पेक्ट्रोमेट्री लगाओगे, ऐसा कहा गया है। अपन तो करने वाले कौन है? वैज्ञानिक लोग हैं सारे करने वाले। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है नहीं है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आपको बता दूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी होती है भाई? एब्जॉर्प्शन। ये दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। बस ये ध्यान रखना कि एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डील करते हैं भाई,
एक मॉलिक्यूल है, जब आप उसको रेडिएशन प्रोवाइड कराओगे तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ठीक है नहीं है। तो अगर रेडिएशन दे दें तो सारे मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है कि एक्साइटेड स्टेट में जाएं, कुछ ग्राउंड स्टेट में भी रहते हैं। तो यहां पे अपने पास जब रेडिएशन देते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, किसी भी सब्सटेंस को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देते हैं, ठीक है नहीं है, तो उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो क्लास में डिवाइडेड हो जाते हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अगर आप डील करते हो, ठीक है नहीं है, हियर वी डील्स विद एक्साइटेड है ना, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हो, यानी कि उसकी स्टडी करते हो, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के साथ डील कर रहे हो, उस एब्जॉर्प्शन जो लाइट एब्जॉर्ब की है, एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में गया है, तो उस एक्साइटेड मॉलिक्यूल के साथ अगर डील करते हो तो वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैटेगरी में आएगा। तो ऑब्वियसली यहां पे किसके साथ डील करेंगे, हियर वी डील, हाँ जी, वी डील्स विद ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो ग्राउंड स्टेट में हैं, या ग्राउंड स्टेट सब्सटेंस। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है नहीं है, सब्सटेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैटर बोल दो। चलो ये क्लियर हो गया आपका। अब तक नहीं समझ में आई होगी आपको ये बात कि एमिशन कब बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन कब बोलते हैं, ठीक है। अब ये एमिशन एब्जॉर्प्शन ये आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक तो कहलाती है एटॉमिक, एक कहलाती है मॉलिक्यूलर। बेसिकली इसको बोलते हैं अपन लाइन स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं, लाइन, और इसको क्या बोलते हैं, बैंड। ये ग्रुप ऑफ लाइन होता है ना। ग्रुप ऑफ लाइन क्या कहलाएगी आपकी, एटम अकेला होता है, लाइन भी अकेली होती है, इसलिए लाइन को एटम, एटम को लाइन, यानी कि एटॉमिक को लाइन, लाइन को एटॉमिक बोल सकते हैं अपन। और जो बैंड होता है वो ग्रुप ऑफ लाइन होता है। क्या होता है, जैसे ये तो आ गई लाइन अकेली, और यहां पे एक क्या आ जाए, ग्रुप ऑफ लाइन आ जाए, और क्या बन जाए, ये बन जाए बैंड। क्या बन जाए, बैंड। तो बैंड जो कहलाएगा वो मॉलिक्यूलर कहला सकता है। क्यों, क्योंकि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे लाइन मिलकर बैंड बनाते हैं। सेम क्लासिफिकेशन इसका है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। इसको अपन लाइन बोलते हैं, इसको अपन बैंड बोलते हैं। और ये कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस आगे जाके क्लासिफाई होगी। ये भी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, और ये भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि जो लाइंस आ रही है वो आपके फिक्स पैटर्न पे आ रही है, फिक्स गैप पर आ रही है। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आपकी लाइनें रैंडमली आ रही है, पता नहीं जहां आ रही है वहां अपीयर हो रही है। उसी प्रकार बैंड अगर कंटिन्यूअस पैटर्न में आए, कोई विशेष पैटर्न में आए, तो वो आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा, नहीं तो नॉन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में बिल्कुल छोटा सा हो गया। अब अपन को क्या है, अपने लिए क्या है, यही तो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। अब सुनना ढंग से, मैं जो कहना चाह रहा हूं, एटॉमिक दूसरा कौन सा है, एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये तीन वर्डों से मिलकर बना हुआ है आपका, हर का समझ लो। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके द्वारा दी जाएगी, गिवन बाई एटम्स, ओनली एटम्स, नाम ही है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल की आप स्टडी करोगे नहीं होगा, समझ में आई, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है डील्स विद ग्राउंड स्टेट एटम्स। किसके साथ डील करेगा, ये ग्राउंड स्टेट एटम्स के साथ डील करेगा। तीसरा स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है भैया। हाँ जी, क्या करेगा, इंफॉर्मेशन अबाउट एटम, इंफॉर्मेशन अबाउट
डिजायर्ड एटम, जो भी एटम ले रहे हो, ब्रैकेट में एलिमेंट लिख दूं, ग्रुप ऑफ एटम एलिमेंट। मान लो कि किसी एलिमेंट का एनालिसिस करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी कंसंट्रेशन वगैरह पता करनी है, क्या है क्या नहीं है, जो भी एक्स वाई जेड कितना अमाउंट में प्रेजेंट है नहीं है, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको एटम एलिमेंट के बारे में। तो इंफॉर्मेशन से यहां क्या सेंस है, यहां पे सेंस होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन मोटो जो होता है वो होता है पता करना कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, ठीक है नहीं है। तो यहां पे अपन लिख दें क्या डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एटम, क्या भाई, पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन बल्क एलिमेंट्स, बल्क या डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, इन मैनी डिफरेंट अरे कसक यार, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है भाई। तो आपको ये तो पता लग गया कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस काम में आती है। ये किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कंसंट्रेशन अमाउंट बोल दो, कंसंट्रेशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है नहीं है, तो उसको डिटेक्ट करने में काम में आती है। मान लो कि आपको एक कुछ दे दिया सब्सटेंस और इसमें पूछा जा रहा है कि भाई जा कैल्शियम कितना है पता करके ला, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है नहीं है, समझ में आई। आपको मान लो 5 ग्राम कचरा दे दिया, बोले पता करके आओ इसमें यूरेनियम कितना है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एलिमेंट के जो एटम है उसके बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है नहीं है। हाँ, तो हमें कैसे पता लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर जगह आप जाओगे, जैसे सोइल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, मान लो सोइल केमिस्ट्री में हमें कैसे पता लगा कि इस सोइल में नाइट्रोजन की कमी है, इस सोइल में एल्यूमिनियम की कमी है, इस सोइल में कैडमियम की अधिकता है, इस सोइल में मरकरी की अधिकता है, कैसे पता लगेगी। ये एकमात्र टेक्निक ऐसी है जो इसका पता लगा सकती है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कैसे कहेंगे कि आपके शरीर में सोडियम बढ़ गया, सोडियम पोटेशियम पंप जो है आपका बीपी बढ़ा रहा है, सोडियम बढ़ गया, सोडियम बढ़ने का मतलब बीपी बढ़ गया, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपन क्या करेंगे, अपना ब्लड निकालेंगे, प्लाज्मा निकालेंगे, ब्लड प्लाज्मा या सीरम निकालेंगे, यार सीरम निकालेंगे, उसमें जाके एनालिसिस कर देंगे कितना सोडियम है, कितना मैग्नीशियम, कितना आपका, समझ में आई। अगर मान लो कि किडनी में दर्द हो रहा है तो अपन क्या चेक करवाते हैं, किडनी में देखो देखिए क्रिएटिन वगैरह कितना हुआ है, क्या नहीं है, होता है नहीं होता। तो वो चेकिंग कहीं से होती है, वो सब किससे होती है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। जहां पे स्टील फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वहां पे जो वर्कर होते हैं उनकी टाइम टू टाइम किडनी चेक करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है, क्योंकि वहां पे हैवी एलिमेंट का कंटामिनेशन होने का डर रहता है। हैवी एलिमेंट्स का, जैसे कैडमियम हुआ आपका, मरकरी हुआ, इनका कंटामिनेशन होने का डर रहता है। मरकरी तुम हटा दो आप, कैडमियम, कॉपर मान लो, एल्यूमिनियम मान लो, इनका कंटामिनेशन होने का डर रहता है हैवी एलिमेंट का, जिससे क्या है किडनी कोलैप्स करने का डर रहता है। तो वर्कर भी तो खोएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, सरकार ने रेगुलेशन कर दिया भाई आप टाइम टू टाइम चेक कराओगे, अगर किसी की इस मात्रा से ज्यादा मिली तो उस चीज को आप क्या करोगे, टर्मिनेट करोगे। समझ में आई बात। तो बहुत जगह काम में आएगी आपकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है। अब इसका बेसिक मोटो समझो क्या है। देखो इधर एक तो होता है अपना एटम, क्या होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई, दो चीज। एटम में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं साहब, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते ही नहीं होते, एनर्जी लेवल्स बिल्कुल होते हैं। इनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स द्वारा अपन शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन में अपन चेक करते हैं n = 1 2 3 4, वो एनर्जी लेवल्स, वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कहलाएंगे। मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होंगे भैया, मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। और ये एनर्जी लेवल्स जो हैं अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है नहीं है। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाएगा तो सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डिंग, पाई स्टार, एंटी बॉन्ड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, याद आया कुछ उस हिसाब से। और अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है, जैसे Br2 मॉलिक्यूल है, कौन है
Br2 मॉलिक्यूल, तो उसकी MOT के जो लेवल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स माने जाएंगे। कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जैसे ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आ गया, तो वहां पे उसकी MOT के क्या माने जाएंगे, एनर्जी लेवल्स माने जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है नहीं है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में। किसमें? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में, पता है आपको। और ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, ठीक है भाई। और ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फिर फर्दर स्पिन एनर्जी लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, डजंट मैटर, चलते जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स में ये वाले और ये वाले एनर्जी लेवल्स जो होते हैं उनका रिजोल्यूशन बढ़िया होता है, यानी कि वो दिखाई देते हैं, समझ में आई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में इन एनर्जी लेवल्स का रिजोल्यूशन, रिजोल्व होते हैं, ये रिजोल्व होते हैं, आराम से आप पहचान सकते हो कि ये एनर्जी लेवल्स है। जैसे अपन ने जेब्रोन्स की डायग्राम में देखा था नहीं देखा था, ठीक है नहीं है। लेकिन एटम्स की खास बात क्या होती है, एटम्स में वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल होते होंगे लेकिन रिजोल्व नहीं होते। क्या नहीं होते? रिजोल्व नहीं होते। और एक चीज बताओ, एटम्स में रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन पाया जाता है क्या? पहले तो ये बताओ, नहीं पाया जाता। तो मोशन नहीं पाया जाएगा तो वो एनर्जी लेवल्स भी नहीं होंगे, यानी कि रिजोल्व नहीं होंगे। होते होंगे अपन को क्या मतलब है, लेकिन रिजोल्व नहीं होते। सही है, क्योंकि अपना जो साइंस है वो बिल्कुल ये मान के चलो कि प्योर भी नहीं है तो अनप्योर भी नहीं है, बीच का। तो अगर हमने ये कहा कि ये एनर्जी, ये क्या नाम, मोशन नहीं पाया जाता तो एनर्जी लेवल्स नहीं होंगे। अपन कह रहे हैं हो सकते हैं पर रिजोल्व नहीं होते, दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये हो गया कि एटम्स में ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं। जैसे गोल्डियन डायग्राम देखा था आपने, सोडियम का, लिथियम का, देखा था नहीं देखा था? बिल्कुल। कौन सा भाई? ग्रोटियन डायग्राम देखा था। मैं लिथियम का बना देता हूं। देखो लिथियम में क्या होता है, हाँ जी, लिथियम में होता है 1s 2s, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर क्या होता है इसमें, ये तो होता है लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से एनर्जी लेवल्स क्या कर जाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 2p, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका 3s, ये क्या है 3p, ये क्या है 3d, याद आया कुछ है भाई? ये क्या है 4s, कहां लिख दिया इसमें 4s, और ये क्या है 4p, ये है 4d, और ये है 4s, 4d, और ये है 4f। अरे यार क्या कर रहा है, ये रहा आपका 4f, ठीक है भाई। 5 कर लेना, इसमें 5 करने थे, ये 5 और ये 7 है, ये 4 है, ऐसे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव कराते थे, याद करो, याद आया कुछ है? याद आया होगा, नहीं आया? आ गया। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने देखा था ये, लेकिन वहां पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ी थी अपन ने। वहां पे तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जहां पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये ट्रांजिशन करना, छोटी मोटी बातें अपन ने बता दिया था। ग्रोटियन डायग्राम ये आपने देखा होगा, ग्रोटियन, ये सही लिखी है किस दिन, ग्रोटियन, देख लेना। तो इस प्रकार के आपके जो आते हैं ये एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है। और यहां पे कौन माइग्रेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो अपन बोल सकते हैं, देखो इन डबल एस, ठीक है नहीं है, हाँ जी, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है ना, goes to excited state in an atom। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन गोज टू
एक्साइटेड स्टेट इन एन एटम, एक एटम में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यही मोटो काम में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब भी बात इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की आती है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो हो रहा है, खास बात। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाने की औकात या तो यूवी विजिबल में है, किसमें है, या तो यूवी विजिबल रीजन में है या फिर एक्सरेज में है, एक्सरेज में। तो एक्सरेज तो क्या करता है, कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करवाता है। क्या करवाता है, कोर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट। और यहां पे जो ट्रांजिट हो रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहे हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होने के पीछे कौन सा रीजन है, यूवी विजिबल रीजन। तो अगर कोई आपको पूछे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में अपीयर होती है, कौन से रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काम में ली जाती है, तो आपका जवाब साफ होना चाहिए, क्या, यूवी विजिबल। और अगर एक नाम बोलो तो यूवी रीजन, विजिबल की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है। वैसे तो दोनों मिक्स आते हैं, फिर भी आ जाए तो बता देना। वैसे डिपेंड करेगा वेराइटी के ऊपर, अभी समझाऊंगा मैं किस हिसाब से वेराइटी, ठीक है, नहीं है भाई। आपको पता है अच्छी तरह ये कहां से स्टार्ट हो जाता है, ये 50 नैनोमीटर से स्टार्ट हो जाता है। कहां से हो जाता है, 50 नैनोमीटर से। और लगभग यूवी रीजन जो चलता है वो 200 नैनोमीटर तक चलता है। और ये 200 से कहां जाएगा, 400 जाएगा, 400 से जाएगा 800 नैनोमीटर तक जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा है ये, ठीक है, नहीं है। तो यूवी रीजन को अपन ने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो कहलाता है विजिबल के पास वाला नियर यूवी, और एक कहलाता है फार यूवी। फार यूवी कहलाता है क्वाड यूवी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल से समझाया हुआ है, वहां जाके चेक कर लेना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैक्सिमम जो है वो इस रीजन में अपीयर होने की कोशिश करते हैं, या तो इसमें या इसमें, ठीक है, नहीं है भाई। एक चीज बताओ, एक चीज और है, एक चीज जो बतानी है आपको, वो कि एक एटम है, एक दूसरा एटम है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा तो वो सेम वेवलेंथ पे थोड़ी करेगा, अलग अलग वेवलेंथ पे करेगा। मान लो कि आपका सोडियम है 483 नैनोमीटर पे कर रहा है, तो पोटेशियम 483 नैनोमीटर पे थोड़ी करेगा, वो उससे कम पर करेगा या ज्यादा पे करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर सा विजन है, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी एटम के जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ यूवी विजिबल रीजन। खत्म यहां पे। तो आपको पता लगे कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में अपीयर होती है। क्लियर है, कर लोगे आराम से, खत्म हुई है। अब समझने की कोशिश करना कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है आपकी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। उसमें एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, ये सारी चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे प्यारी चीज क्या है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। क्या भाई, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे प्यारा है, जो आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, नहीं है। अब देखो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 4। पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं, फिर डायग्राम के ऊपर आएंगे। पहला पार्ट जो होता है वो होता है रेडिएशन सोर्स, ठीक है, नहीं है। क्या भाई, और रेडिएशन सोर्स, तो रेडिएशन सोर्स यूवी विजिबल का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूवी विजिबल का। बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यूवी विजिबल रीजन का होना चाहिए। तो उसके लिए अपन लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेस डिस्चार्ज लैंप। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेस डिस्चार्ज लैंप, जिसमें इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, क्या हो, सीधी की सीधी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्चार्ज हो, ऐसा लैंप, ठीक है भाई। दूसरा है होलो कैथोड लैंप। होलो कैथोड लैंप में क्या होता है कि कैथोड जो होता है वो होलो होता है, होलो का मतलब खोखला होता है,
समझ में आ गई बात। और वो उसी मेटल का बना हुआ होता है जिस मेटल का आप एनालिसिस कर रहे हो। अगर आप सब्सटेंस में सोडियम की एनालिसिस कर रहे हो तो होलो कैथोड लैंप सोडियम का बना होगा, क्रोमियम की कर रहे हो तो क्रोमियम का बना हुआ होगा, आयरन की कर रहे हो तो आयरन का बना हुआ होगा। समझ में आई? होलो कैथोड लैंप जिस एलिमेंट का आप एनालिसिस करना चाह रहे हो, जिस का एनालिसिस करना चाह रहे हो उसी का बना हुआ कैथोड लैंप होता है। समझ में आई? ड्यूटेरियल लैंप बहुत पुराना लैंप है, पहले इसी को यूज में लिया करते थे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में, लेकिन जब से होलो कैथोड लैंप आया है तब से इसी को यूज में लेते हैं और हम इसी को पढ़ेंगे, होलो कैथोड लैंप को। क्लियर है? इसकी एक चीज ध्यान रखना जो मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? होलो कैथोड लैंप किसका बना हुआ होता है? उसी एलिमेंट का बना हुआ होता है जिस एलिमेंट का आप एनालिसिस कर रहे हो। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है? ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। चले भाई, देखो सेकंड जो है वो है इसके बाद एटोमाइजर। क्या है भाई? एटोमाइजर। देखो अपने पास जरूरी नहीं है कि जो सब्सटेंस अपन ले रहे हैं जिसकी एनालिसिस करनी है वो सारे के सारे एटम की फॉर्म में हो। नहीं, एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, सम एटम्स को छोड़ दो। उसके अलावा अगर आप एक अकेले आयरन एटम को छोड़ना चाहते हो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा एटम। ऐसे नहीं है कि मैं एटम को अनस्टेबल बोल रहा हूं, लेकिन एटम्स की क्या है, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अकेला नहीं रह सकता, कॉलोनी में रह सकता है। रह सकता है कि नहीं रह सकता? कॉलोनी में रहेगा तभी सुरक्षित रहेगा, अकेला तो वो कभी भी मारा जाएगा। ये कॉलोनी का जो कंसेप्ट है वो तभी तो डेवलप होता है। ऐसे ही एटम है, एटम वैसे स्टेबल होता है नो डाउट, लेकिन ये कॉलोनी के रूप में रहता है, यानी एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, कंपाउंड फॉर्म में रहेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा। कौन? एटम। क्लियर है? और एटम को एनालिसिस एलिमेंट्स में एटम को एनालिसिस करने के लिए हमें उस एलिमेंट से एटम बनाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अपना सब्सटेंस किस टाइप का है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फेज में, किस प्रकार का अपना सब्सटेंस है, उस हिसाब से एटोमाइजर अपन तय करते हैं। क्लियर है? एटोमाइजेशन में 5 टाइप की प्रोसेस होती है। कितने टाइप की प्रोसेस होती है? 5 टाइप की प्रोसेस होती है। सुनना आराम से ढंग से, ये तो नाम बाद में करेंगे अपन। एटोमाइजर में 5 टाइप की प्रोसेस होती है। सबसे पहला होता है आपका नंबर 1 स्टेप होता है कि अगर उसके साथ कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है किसी एलिमेंट के साथ तो उसको हटाना, तो उसको बोलते हैं डीसोल्वेशन। क्या बोलते हैं? डीसोल्वेशन। डीसोल्वेशन हो गया साहब। ठीक है नहीं है? जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट है, पेंट्राहाइड्रेट है, कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट है, तो वहां पे हमें उसका एनालिसिस करने के लिए कि कहां तक डिकम्पोज हो सकता है, इसका वेट कितना गिर सकता है, तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगी, वाटर मॉलिक्यूल एक एक करके हटेंगे। बात समझ में आई? उसी प्रकार से अगर सोलवेंट कोई अटैच है तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी होगी? यहां पे नंबर 1 प्रोसेस होती है डीसोल्वेशन। डीसोल्वेशन किसमें? एटोमाइजर में डीसोल्वेशन होगी। कुल मिला के अपनी लास्ट स्टेप आ जाएगी कि भाई अपन एटम कैसे बनाएंगे। जैसे ही सोलवेंट हटा, आपका डीसोल्वेशन हुआ, वैसे ही हम उसको क्या करेंगे? वोलेटाइल, समझ गए होगे, वेपर फेज में ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसको बोलते हैं वोलेटाइलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वोलेटाइलाइजेशन। तो सेकंड है वोलेटाइलाइजेशन। वोलेटाइलाइजेशन, वोलेटिलाइजेशन, एलएटीलाइजेशन। ठीक है? वोलेटिलाइजेशन। दूसरी स्टेप में अपन उसका क्या करेंगे? वेपर बनाएंगे। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? आपका सब्लिमेशन प्रोसेस हो गया। अगर सॉलिड है तो उसको गैसियस स्टेट में लेकर सब्लिमेशन, लिक्विड है तो वेपोराइजेशन। तो यहां पे अपन ने वोलेटाइल यानी कि वाष्प में कन्वर्ट करना है तो वोलेटिलिटी। ठीक है नहीं है? फिर हम प्रोसेस चलाएंगे डिसोसिएशन की। किसकी चलाएंगे? डिसोसिएशन की। अगर कोई एलिमेंट है तो एटम एटम अलग हो जाए, यानी कि यहां पे काम में आएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एलिमेंट से एटम बनाने की प्रक्रिया।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कौन सी प्रोसेस में काम में आती है? अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लेना। कर्नल एंथैल्पी बोलते हैं हिंदी में। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिसोसिएशन प्रोसेस में काम में आती है। जैसे डिसोसिएशन प्रोसेस होगा तुरंत आयोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सब बताऊंगा कैसे होती है। और जैसे ही आयोनाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होएगी उसके बाद में लास्ट प्रोसेस अपन स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी? एक्साइटेशन। किसकी? एक्साइटेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और एक्साइटेशन होने के बाद क्या होने वाला है? बिल्कुल आपका डिटेक्टर, या अपन ये बोल दें, अभी तो उसके बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है नहीं है, मोनोक्रोमेटर से गुजारेंगे, उसके बाद में डिटेक्ट होगा, फिर आपका ग्राफ आएगा। तो यहां पे मोटी मोटी 5 प्रोसेस होती है: डीसोल्वेशन, वोलेटिलाइजेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन। अब ये करने के लिए कौन कौन है अपने पास, देखो आराम से। पहला कहलाता है फ्लेम एटोमाइजर। फ्लेम एटोमाइजर आपको समझ गया होगा कि आपको थर्मल एनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। क्या चाहिए? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। तो पहला फ्लेम एटोमाइजर। क्या भाई? फ्लेम एटोमाइजर, भट्टी। अरे फ्लेम नहीं जानते क्या यार? अपने गैस होती है, खोलते हैं, वो फ्लेम आती है, वो फ्लेम एटोमाइजर। यानी कि आप फ्लेम के थ्रू एटम बनाने की कोशिश कर रहे हो। फ्लेम के थ्रू क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? एटम बनाने की। ये 6 की 6 प्रोसेस करवाने की कोशिश कर रहे हो। इलेक्ट्रोथर्मल, यानी कि आप क्या करोगे? उसको इलेक्ट्रिक दोगे। जैसे आपका पहले लट्टू नहीं आता था क्या? बल्ब। आजकल तो ये आने लगे हेलोजन वगैरह। पहले बल्ब आता था ऐसा बल्ब आता था, ऐसे आता था बल्ब, और यहां पे ये फिलामेंट रहता नहीं था। और ये क्या होता था? इधर से इलेक्ट्रिक आर्क देते थे और ये क्या होता था? आपका जलता था, लाइट आती थी तो गर्म होता था। इस एलईडी को तो अपन उतार लें, लेकिन इस बल्ब को खुले हाथ से नहीं उतार सकते थे अगर वो 15-20 मिनट भी जल गया तो। ठीक है नहीं है? आपका हीटर इसी पर काम करता है। जो सर्दियों में तपते हो हीटर, वो इसी पे काम करता है। इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर, समझ गए होगे आप? यानी कि आप हीट दे रहे हो, वो किसके द्वारा दे रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ठीक है। ग्लो डिस्चार्ज, ये भी एक है। एक हाइड्राइड एटोमाइजर, ठीक है। और लास्ट है कोल्ड वेपर एटोमाइजर। ये थोड़ा सा बढ़िया है। और इसके लिए ये ध्यान रखना कि कोल्ड वेपर एनालाइजर केवल और केवल Hg के लिए बनाया गया है, मरकरी के लिए। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि Hg में आयोनाइजेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, आयोनाइजेशन की प्रोसेस किसके द्वारा होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर कोल्ड वेपर एनालाइजर के द्वारा होती है। कर सकते हो ये चीज, Hg के लिए याद रखना। ठीक है नहीं है? अब बोलो सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अपन पढ़ेंगे फ्लेम एटोमाइजर। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या है भाई? फ्लेम एटोमाइजर। अभी सारी चीजें बात दोबारा करूंगा क्योंकि ये चीजें बतानी जरूरी है, फिर अपन फाइनली डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है। फिर आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का मतलब हो गया कि जरूरी नहीं है कि आपके पास केवल एक ही वेवलेंथ की लाइट आए, आपके पास अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आएगी और उसको बिल्कुल ग्राफ्टिंग से गुजारना जरूरी है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? मोनोक्रोमेटर की भूमिका निभाता है ग्राफ्टिंग अकेला। ठीक है। 3 4 5 अलग अलग ग्राफ्टिंग करते हैं, इधर टकराई इधर टकराई इधर टकराई, तो वो क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ में कन्वर्ट होती है। और लास्ट में वो सिंगल वेवलेंथ जो रेडिएशन होती है वो फोटो मल्टीप्लायर के पास जाती है। किसके पास जाती है? फोटो मल्टीप्लायर का, फोटो मल्टीप्लायर के पास जाएगी। अब फोटो मल्टीप्लायर अपना सिग्नल डिटेक्टर को भेजता है, लेकिन वो भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और अपने पास आ रहा है रेडिएशन एनर्जी वाला सिग्नल। कहीं का आ रहा है भाई? अपने पास तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो आ रही है भाई? तो एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी सिग्नल आ रही है, फोटोन्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फोटोन्स आ रहे हैं। तो फोटोन्स जब आएंगे तो वो रेडिएशन एनर्जी तो लेके आएंगे भाई, और हमें आगे कंप्यूटर के पास क्या भेजना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना है, तभी अपन को ग्राफ देगा वो, नहीं तो ग्राफ नहीं देगा वो। समझ में आई? और बिना ग्राफ अपन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, पता नहीं लग सकता। आपको क्या लगता है कि आप ये एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक छोटा सा बक्सा सा आता है व्हाइट कलर का प्लास्टिक में, उसमें सैंपल डाला,
और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाएगा सोडियम है सोडियम है सोडियम है, ऐसा नहीं होता। ग्राफ आता है, क्या आता है, ग्राफ आता है, ठीक है नहीं है। और ग्राफ को एनालिसिस करके हमें पता करनी होती है कि उस सब्सटेंस में उस आपके जो पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूंढ रहे हो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखो, बिना ग्राफ नहीं, और ग्राफ हमेशा निकलेगा वो कंप्यूटर से निकलेगा, वो कंप्यूटर से अटैच रहता है। जैसे ही आपने कंप्यूटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलने पर ग्राफ आता है। तो फोटो मल्टीप्लायर का काम क्या है? फोटो मल्टीप्लायर का काम क्या है? उस सिग्नल को इतना दो काम है इसका, दो काम है इसका। पहला काम यह है कि उस सिग्नल को इतना बढ़ाओ कि वो रिकॉर्ड हो सके, मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज, जो आपका सिग्नल रेडिएशन एनर्जी सिग्नल की फॉर्म में आ रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। दो काम करता है ये, एक तो सिग्नल को इतना बढ़ाएगा कि रिकॉर्ड हो सके, आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, और दूसरा क्या करेगा, उस रेडिएशन एनर्जी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। लास्ट में आपको आएगा क्या, कंप्यूटर आपका प्रिंट आउट दे देगा और इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। यहां पे जो ग्राफ आता है वो एब्जॉर्बेंस वर्सेस कंसंट्रेशन आता है। अब तुम समझ गए होगे कि यहां पे किसका रोल है, यहां पे बियर का रोल है, बियर लॉ का रोल। किसका रोल है? बियर लॉ का। आप ये कह सकते हो बियर लैम्बर्ट का भी बोल सकते हो। तो बियर लैम्बर्ट लॉ में क्या था, A इक्वल टू ECL log I नॉट अपॉन IT log 1/T। याद आया कुछ? तो बियर लैम्बर्ट लॉ मैंने डिटेल से करवा रखा है, इसलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करूंगा। हां, जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई, एब्जॉर्प्शन, वहां पे बियर लैम्बर्ट लॉ आएगा ही आएगा, चाहे वो IR हो चाहे UV हो, क्योंकि ये सारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई वहां पे बियर लैम्बर्ट लॉ लगेगा ही लगेगा। तो A वर्सेस C ग्राफ खींच रहे हैं अपन, तो स्ट्रेट लाइन आएगी y इक्वल टू mx, चेक कर लो आराम से, स्ट्रेट लाइन इसी प्रकार की, ठीक है नहीं है। अब क्या करेगा, इस ग्राफ, ये ग्राफ दे दिया आपको, तो उस एलिमेंट के साथ आपको सैंपल एलिमेंट, जो अपना रेफरेंस एलिमेंट होता है उसका भी दिया जाता है। यानी कि ये एक तरीके से कैलिब्रेशन है। तो सबसे पहले कैलिब्रेशन कर्व आता है अपना, क्या आता है, कैलिब्रेशन कर्व। क्या आता है, कैलिब्रेशन कर्व। जैसे सोडियम है, समझने की कोशिश करना, मैं इसको समझाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर्व। देखो, कैलिब्रेशन कर्व की बात कर रहे हैं अपन कि कैलिब्रेशन कर्व कैसे आया। देखो, यहां पे एब्जॉर्बेंस है और यहां पे कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन, ठीक है। और हम ये सोडियम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोडियम का एनालिसिस कर रहे हैं इन सीरम। तो पहली चीज, सीरम में सोडियम एनालिसिस जब करेंगे तो हमें ये पता रहना चाहिए, क्या पता रहना चाहिए, पहले से एक फिट हेल्दी पर्सन का पहले अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे बिल्कुल। और उसको अपन क्या करेंगे, जो सिक पेशेंट है, जो बीमार पेशेंट है, समझ गए होगे आप। तो ऐसे ग्राफ पहले से रहते हैं कि सोडियम किस एब्जॉर्बेंस यानी किस कंसंट्रेशन पर कितना एब्जॉर्बेंस शो करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन बियर लैम्बर्ट लॉ की सीधी लाइन नहीं आती, इस प्रकार से आती है, याद हो तो तुम्हें, हाँ भाई, सीधी लाइन नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, थोड़ी बहुत कर्व्ड आती है। यहां तक ही फॉलो होता है बियर लैम्बर्ट लॉ, उसके बाद डेविएशन होता है, ठीक है नहीं है। तो मान लीजिए कि ये आपका किसका है, ये कैलिब्रेशन कर्व है, कैलिब्रेशन कर्व, कैलिब्रेशन कर्व। मान लीजिए कि 0.2 हाँ जी माइक्रोग्राम पर एमएल, माइक्रोग्राम पर एमएल बोल दो या पीपीएम बोल दो, पार्ट्स पर मिलियन, एक ही बात है, ठीक है नहीं, माइक्रोग्राम पर एमएल या पीपीएम बोल दो। तो पीपीएम कंसंट्रेशन यहां पे लिखी हुई है,
0.4, 0.6, 0.8 और ये वाला। ठीक है भाई, तो आपका क्या है बच्चा, रेफरेंस की बात करूं पहले कैलिब्रेशन की, तो यहां पे एक पॉइंट आया और ये एब्जॉर्बेंस जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी एब्जॉर्बेंस, मान लीजिए एब्जॉर्बेंस मान लीजिए 0.101 आ गई, 101। यहां पे आपकी आई, वो आई 0.202, मान लो यहां पे कितनी आई 0.28, ठीक है भाई, और यहां पे कितनी आई 0.3, यहां पे कितनी आई 0.32। समझ में आई, इस टाइप से ग्राफ आया अपना, तो अपन ने दोनों तरफ कंसंट्रेशन लिख दी। ये कौन सा है, कैलिब्रेशन कर्व, ठीक है। अब हमारा जो सैंपल था हम क्या चेक करेंगे, एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, ठीक है। ये क्या चेक करेंगे, हमारा जो सैंपल था उसकी एब्जॉर्बेंस 2.6 आई, मान लो 0.26 आई, 0.26 आ गई, 0.26 यहां पे आई, तो इसका मतलब उसका कर्व यही बनेगा, यहां पे आएगी एक लाइन, तो हमें पता लग जाएगा कि सैंपल में कंसंट्रेशन लगभग कितनी है, लगभग 0.4243 के आसपास है पीपीएम। नहीं समझ में आई, तो इस प्रकार से अपन चेक करते हैं कि किस एब्जॉर्बेंस पर कंसंट्रेशन कितनी है या किस कंसंट्रेशन पर एब्जॉर्बेंस कितनी है। समझ में आई बात, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, और ऐसे कुछ भी नहीं है। मान लो कि आपको डाटा दे दिया, यही डाटा दे दिया XYZ, कोल्ड वेपर HG का दे दिया, चलो एक क्वेश्चन करवा ही देता हूं कोल्ड वेपर HG का, जो आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है भाई। तो ये यहां पे बोल रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस बाय कोल्ड वेपर टेक्निक COT, है ना, 4HG एट 253.7 नैनोमीटर, ठीक है नहीं है, ठीक है, विद एयर एंड एसिटिलीन, विद एयर एंड एसिटिलीन। अभी ये समझाऊंगा एयर एसिटिलीन क्या होता है ना, एयर एसिटिलीन क्यों ले रहे हैं अपन, ठीक है, फ्लेम। चलो ठीक है, आपको कौन कौन से डाटा प्राप्त हुए, आपको प्राप्त हुआ है अमाउंट पीपीएम में और एब्जॉर्बेंस, ठीक है भाई, इन दोनों के डाटा आपको प्राप्त हुए हैं। जैसे 0 पर ये 0 थी, 3.8 पर ये थी 0.104 और 5.8 पर, 8.0 पर, 9.6 पर और 11.2 पर, ये थी 0.16, 0.22, 0.26, 0.21। ये डाटा आपको दे रखा था वहां पे, और वो क्या पूछ रहा था, हाँ जी, वो पूछ रहा था आपको, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, हाँ जी, अननोन सैंपल है आपका, क्या है, अननोन सैंपल, क्या है, अननोन सैंपल, ठीक है, एक कंसंट्रेशन शो कर रहा है X, कंसंट्रेशन X विद एब्जॉर्बेंस 0.179, ठीक है नहीं, तो ये X पता करना है कि X क्या है, यानी कि किस कंसंट्रेशन पर ये एब्जॉर्बेंस उस सब्सटेंस द्वारा या अननोन सब्सटेंस द्वारा क्या की गई, शो की गई, ठीक है भाई। अब ये देखो कि 0.179 है कहां, बोले सर 0.179 इसके बीच में होगा, किसके बीच में होगा, इसके बीच में, तो इसका मतलब आपका जो X की वैल्यू है वो इसके बीच में होगी, X की वैल्यू इसके बीच में होगी कि नहीं होगी,
और ये शायद मेरे हिसाब से जो दे रखा था वो 6.8 के आसपास दे रखा था पीपीएम, 6.8 पीपीएम के आसपास दे रखा था। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, इसको इसी तरीके से करना है, इसी तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जिस बुक से उठ के आया था उस बुक का मैंने सॉल्यूशन मैनुअल भी चेक कर लिया है, वो भी ग्राफ से निकाल रहे हैं। पहले तो क्या है, ग्राफ प्लॉट करवा रहा है स्केल्स के बीच में, और फिर ग्राफ प्लॉट करवाने के बाद वो पॉइंट ये मानोगे आप कहां पे, एब्जॉर्बेंस पर ये पॉइंट मानोगे, लाइन खींचोगे, इससे मिलाओगे, तब जाके कंसंट्रेशन निकलेगी। नहीं समझ में? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आगे कभी ये क्वेश्चन आ जाए, तो करने लायक रहो आप। इजी था क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये तो हो गई बात किसकी, ग्राफ की बात हो गई आपके। लास्ट सिस्टम तक पहुंच गए थे अपन, बीयर लैम्बर्ट लॉ यहां पे फॉलो होएगा। कंप्यूटर मैंने बता दिया आपको भी, कंप्यूटर लास्ट है आपका ऑप्शन कि उसके बाद कहां जाएगा। अब अपन चलेंगे इसके सिस्टमेटिक डायग्राम के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे, डायग्राम के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे अपन, डायग्राम के ऊपर। ये देखो डायग्राम, और डायग्राम को बड़ी आराम से समझना, एक एक चीज समझाऊंगा मैं डायग्राम की आराम से। मैं चाहता तो इसको बना बनाया लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा नहीं। मैं बनाना चाहता हूं डायग्राम को, सारे को, पूरे डायग्राम को। चले भाई डायग्राम बने। तो देखो सबसे पहले अपना क्या होएगा, आयन सोर्स या रेडिएशन सोर्स। कौन सा सोर्स होगा, रेडिएशन सोर्स सबसे पहला। तो रेडिएशन सोर्स अपन क्या ले रहे हैं, होलो कैथोड लैंप। तो देखो इधर ऐसे ये होलो होता है, खाली खोखला ऐसे, और आगे जाके श्रिंक होएगा, और यहां पे लगाया जाता है आपका क्वार्ट्ज। क्या लगा दिया जाता है, क्वार्ट्ज। अब सुनना ढंग से, देखने इधर, ये रहा आपका कैथोड, और कैथोड होलो है। कैसे है कैथोड मैं बताता हूं, आराम से चेक कर लें। ये कैथोड होलो हो गया ना। अब एनोड बनाना है। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एनोड है। ये पूरा का पूरा एनोड है, ये रहा एनोड। तो ये तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क। कोई दिक्कत, कैथोड एनोड समझ में आ गया। ये होलो कैथोड है पूरा का पूरा। तो रेड कलर में लिखा है वो क्या है, रेड कलर में लिखा है वो कैथोड है, और जो पर्पल कलर में बनाया पूरा का पूरा वो क्या है, एनोड है। कौन है भाई, एनोड है। क्लियर है, होलो कैथोड समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है। चले भाई, अब ये जो कैथोड होगा आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि ये जो कैथोड है अपना होलो लैंप कैथोड, ये कौन से मेटल का बना हुआ होगा, बताओ। देखिए आप ही बताओ, कौन से मेटल का बना हुआ होगा, उस मेटल का बना हुआ होगा जिसका हम एनालिसिस करेंगे। किसका करेंगे, जिसका एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है भाई। अब क्या करना है इसमें, देखना सुनना आराम से। इसमें बनी हुई होती है इनर्ट गैस। कौन सी गैस बनी हुई होती है, इनर्ट गैस। आराम से सुन लेना, यहां पे भरी हुई होती है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस आपकी हीलियम हो सकती है, नियोन हो सकती है, नाइट्रोजन तक भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है नहीं है, कोई दिक्कत। अब होगा क्या इसमें, मैं समझाता हूं आपको। हाँ जी, जैसे ही आप यहां पे क्या करोगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे। आ जाओ, क्या करोगे, हाई वोल्टेज अप्लाई, हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा, हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे। तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, वैसे ये जो इनर्ट गैस के गैसियस मॉलिक्यूल है या क्या है आपके एटम है, ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है नहीं है। तो यहां पे लिखता हूं गैसियस एटम गेट आयोनाइजेशन, गैसियस एटम गेट आयोनाइजेशन। हो गया भाई आयोनाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब सुनना, जैसे ये गैसियस एटम, अब जो रेड डॉट बना रहा हूं वो क्या हो गया आपके, आयोनाइज हो गए मान लो,
और ये आयोनाइज एटम क्या करेंगे, ये हिट करने लग जाएंगे। किसको हिट, किसको करेंगे, होलो कैथोड को हिट करेंगे, हिट करेंगे, क्या करेंगे, हिट, बम्बार्डमेंट करेंगे। क्योंकि जब इनर्ट गैस अपन ने भरी है और इनर्ट गैस, अच्छा इधर ही नहीं, इधर भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, आप तो दिमाग में फिट रखो कि ये क्या करेंगे, इसके ऊपर हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जाके इसके ऊपर आक्रमण बोल देंगे, दमादम दमादम, जैसे बंदूक की गोलियां नहीं चलती है वैसे इसके ऊपर हिट करेंगे। अब हिट से क्या होगा, जो आपका कैथोड है सॉलिड फॉर्म में है, उस सॉलिड फॉर्म के जो कैथोड के जो एलिमेंट एटम, वो क्या नाम है, जो भी आपने एनालिसिस करने के लिए जो एलिमेंट लिया है, जिस एलिमेंट का बनाया है, उस एलिमेंट के एक एक एटम निकलने लगेंगे बाहर। क्या होंगे, एक एक एटम निकलने लगेंगे। और जब ये गैसियस मॉलिक्यूल आपका आयोनाइज हो गया, तो दूसरी फेज में क्या हुआ बेटा, इसने इसके ऊपर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। आप क्या बोल सकते हो, हिट, स्ट्राइक, कोलाइड, कोलाइड्स ऑन होलो कैथोड। जो आपका खोखला कैथोड है, होलो कैथोड है, उसके ऊपर हिट करने लगे। और हिट से क्या होगा, हिट से होता है एनर्जी ट्रांसफर। ये जो हिट की है, ये क्या करेंगे, ये गैसियस मॉलिक्यूल को, ये गैसियस मॉलिक्यूल आपके, ये आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल है, आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर किसको करेंगे, टू होलो कैथोड एटम, होलो कैथोड एटम्स। होलो कैथोड के जो एटम्स हैं उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे। उससे क्या होगा, जो होलो कैथोड के एटम थे वो गेट एक्साइटेड, क्या हो जाएंगे बेटा, गेट एक्साइटेड, गेट एक्साइटेड, एक्साइटेड हो जाएंगे। और एक्साइटेड होने का मतलब ये हो गया कि जैसे सोडियम है आपका, सोडियम के लिए मान लो, तो ये सोडियम किस में चला जाएगा, सोडियम एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, चला गया। तो आपको अच्छी तरह पता है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट में चला जाओ, आना तो धरती पर ही पड़ेगा उसको, समझ में आई। तो ये डेफिनेट रूप से ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब सोडियम वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एनर्जी तो ले ली इसने, रेडिएशन नहीं लिए इसने, क्या है भाई, एनर्जी ले ली आयनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल से। और होलो कैथोड के एटम्स कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड के बाद में कहां जाएंगे, मान लो कि ये सोडियम एक्साइटेड में है और ये सोडियम ग्राउंड स्टेट में आएगा। हाँ भाई, किसमें आएगा, ग्राउंड स्टेट में आ गया, आगे भाई ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये क्या एमिट करेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ, क्या भाई, पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ये एमिट करेगा, वेवलेंथ पर ये इसको एमिट करेगा। जैसे सोडियम वेपर जो है जनरली 589 नैनोमीटर पर, यानी 589 नैनोमीटर वेवलेंथ पर एमिट करता है। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें कि मैंने होलो कैथोड उसी एलिमेंट का क्यों बनाया है जिसका एनालिसिस करना है, समझ में आ गई होगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना सैंपल है, उसमें अगर सोडियम होगा, सोडियम के साथ मान लो पोटेशियम भी है, पोटेशियम के साथ कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, कैडमियम भी है, सब है। लेकिन हमें तो सोडियम की कंसंट्रेशन पता करनी है ना, तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ निकाली, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ,
उतनी ही वेवलेंथ इसका खुद का एटम ही एब्जॉर्ब कर सकता है, दूसरा एटम एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आई या नहीं आई? दो एटम हैं, दो एटम को आप उनकी एक्साइटेशन एनर्जी सेम मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि सेम नहीं होती है। समझ में आई बात? कुछ एक एलिमेंट ऐसे होते हैं सब्सटेंस, जिनको अपन बोल सकते हैं कि जो सेम वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करते हैं या सेम वेवलेंथ पर एक्साइटेशन शो करते हैं। हर कोई नहीं करता, इसीलिए हम क्या है, होलो लैंप को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसी मेटल का बना हुआ होता है। इनर्ट गैस से आयोनाइज भी वही एटम होता है, वही एक्साइटेड स्टेट में जाता है, फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, और ग्राउंड स्टेट में आने के बाद वेवलेंथ को क्या करेगा, वो एमिट करेगा। जिस वेवलेंथ को एमिट करेगा, उस जो अपन एनालिटिकल सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में वो ही एलिमेंट इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हुआ है, कितनी कंसंट्रेशन है। समझ में आई? अब ये तो हो गया पहला। कौन सा भाई? कौन सा हुआ है पहला, फर्स्ट? हाँ जी, रेडिएशन सोर्स की बात हो गई है। अब अपन चलेंगे किसकी? एटोमाइजर की। तो एटोमाइजर तो भैया ये रहा एटोमाइजर। ये वो होते हैं चैम्बर वाइज, है ना? ये एटोमाइजर है। इस एटोमाइजर में क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको। इस एटोमाइजर में यहां पे सब्सटेंस रखा जाता है, ये रहा सब्सटेंस, मान लो। चलो सब्सटेंस को अलग कलर कर देते हैं, ब्लू कलर का। ये सब्सटेंस है आपका, ठीक है? ये सब्सटेंस है, यहां नहीं रखा है सब्सटेंस यहां रखा है। यह है आपका सैंपल है। और सैंपल को अपन क्या कर रहे हैं बेटा? सैंपल को इधर भेज रहे हैं अपन, यहां भेज रहे हैं, और यहां पे वो सारी प्रोसेस होती है जो आपको समझाई थी मैंने। कौन कौन सी? देखो, ये पहली होगी डिसोल्वेशन, दूसरी होगी वोलेटिलाइजेशन, थर्ड होगी डिसोसिएशन, फोर्थ होगी आयोनाइजेशन, और फिफ्थ होगी एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन वाली स्टेप जो है वो होती है किससे? रेडिएशन सोर्स से। यानी कि ये चार स्टेप होने के बाद कहां गया भाई डायग्राम अपना? कहां गया? ये चार स्टेप होने के बाद यहां पे आपका गैसियस एटम्स पहुंचते हैं। गैसियस एटम्स जो काई में हैं, बिल्कुल जो एक्साइटेशन स्टेट में है वो हैं, अपन को उनसे मतलब ही नहीं है। मैंने क्या कहा था? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में उन्हीं गैसियस एटम्स की बात की जाएगी जो काई में हैं, ग्राउंड स्टेट में। और ये ग्राउंड स्टेट के जो एटम हैं इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है नहीं है? और यहां पे जैसे चूल्हा जलता है ना, वैसे फ्लेम जलती रहती है, ठीक है नहीं है? तो ये सारी प्रोसेस करवाता है इसमें बाकायदा। सैंपल है, सॉलिड में ले रहे हो, लिक्विड में ले रहे हो, गैसियस में ले रहे हो, वो चार प्रोसेस तो होगी। और लास्ट में होगा एक्साइटेशन, और एक्साइटेशन आयोनाइजेशन हो चुका, छोड़ो, क्योंकि हमें तो एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल से मतलब ही नहीं है ना। हमें मतलब किससे है? हमें ग्राउंड स्टेट एटम से मतलब है कि ग्राउंड स्टेट एटम होना चाहिए, ठीक है नहीं है? तो ये जो ग्राउंड स्टेट एटम है, ये इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से कहां चले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और जो बची हुई लाइट है वो क्या हो जाएगी? ट्रांसमिटेड। और इसी ट्रांसमिटेड से बनता है ट्रांसमिटेंस। क्या बनता है? ट्रांसमिटेंस। और हमें स्टडी सी ट्रांसमिटेड लाइट की करनी है कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई, ठीक है नहीं है? जैसे ही ये लाइट आपके पास आएगी, ट्रांसमिटेड लाइट, ये किसके पास आएगी? तीसरा सेगमेंट कौन सा बताया था मैंने? जब भी ट्रांसमिटेड लाइट आएगी तो तीसरा सेगमेंट क्या बताया था मैंने? हाँ जी, तीसरा सेगमेंट बनाया था मोनोक्रोमेटर।
क्या बताया था, मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के पास जाएगी, मोनोक्रोमेटर। अभी और भी टर्मिनोलॉजी में समझाऊंगा, छोटी मोटी और भी है, ठीक है, नहीं पहले समझ लो इसको। मोनोक्रोमेटर के पास जाते ही यहां पे आपका क्या लगेगा होगा, स्लिट, और यहां से बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही है, ट्रांसमिट हो रही है। और जैसे ये आएगा, एक प्रिज्म रहेगा, उस प्रिज्म से क्या होगा आपका पाथ डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है नहीं। और ऐसे कई प्रिज्म लगे हुए होंगे आड़े तिरछे ऐसे, और जाके आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट लास्ट में मिलेगी किसको, फोटो मल्टीप्लायर। किसको मिलेगी, फोटो मल्टीप्लायर, ठीक है। और फोटो मल्टीप्लायर किसको भेज देगा, कंप्यूटर देवता को। तो कंप्यूटर जी आपको क्या दे देंगे, ग्राफ दे देंगे। कौन सा ग्राफ देंगे, ये वाला ग्राफ दे देंगे, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में। बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये सिंपल सा डायग्राम है, इसका ऐसे कोई ज्यादा हाईलाइट नहीं है इस डायग्राम में। आप तो ये ध्यान रखोगे कौन सी चीज क्या काम कर रही है। इनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। होलो कैथोड लैंप किसका बना हुआ होता है, होलो कैथोड लैंप में होगा क्या, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे वैसे ही गैसियस एटम आयोनाइज्ड होंगे, और ये गैसियस एटम जाके और इस होलो कैथोड पर जाके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिससे गैसियस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे होलो कैथोड एटम को, और वो एटम एक्साइटेड हो जाएंगे। जब वो एक्साइटेड होंगे तो एक्साइटेड होने के बाद ग्राउंड स्टेट में भी आएंगे। जैसे ग्राउंड स्टेट में आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की वो एमिट करेंगे, और वो पर्टिकुलर वेवलेंथ डिपेंड करेगा स्पीसीज के ऊपर कि आप किस प्रकार का एटम यहां पे यूज में ले रहे हो, ठीक है नहीं है। जैसे ही आया आपने देखा कि यहां पे एटोमाइजर लगा हुआ है, एटोमाइजर के ऊपर हमने क्या किया, उस वेवलेंथ को डाला। एटोमाइजर ने अपन को गैसियस एटम पहले से प्रोवाइड करवा रखे हैं बाय द 4 प्रोसेस, जिसमें 5वीं प्रोसेस आपकी क्या है, एक्साइटेशन की है। ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिटेड वेवलेंथ बाय द आपकी रेडिएशन सोर्स, ठीक है नहीं है। तो जैसे ये होगा उसके बाद जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, वो ट्रांसमिटेड लाइट मोनोक्रोमेटर को भेजी जाएगी, और मोनोक्रोमेटर उस लाइन जो अलग अलग वेवलेंथ की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ट्रांसमिटेड लाइट है, उसको जाकर ये फिर डिफरेंशिएट करेगा, और लास्ट में किसको भेजेगा, फोटो मल्टीप्लायर को। फोटो मल्टीप्लायर के 2 काम होते हैं, एक तो सिग्नल इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम होता है, और दूसरा काम होता है आपका रेडिएशन या फोटोन जो होता है, फोटोन एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि उसका ग्राफ आ सके, कंप्यूटर उसको रीड कर सके, और ग्राफ लास्ट में आ जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है इसका, ठीक है नहीं है। अब सुनना, जब भी अपन सैंपल लेते हैं तो सैंपल को यहां पे भेजा जाता है, ये फर्नेस की तरह काम करती है, आपकी भट्टी की तरह, ठीक है नहीं है। कौन, एटोमाइजर, और ये फ्लेम एटोमाइजर ही आपका, भट्टी चलती है ना वैसे चल रही है ये। और यहां पे क्या करता है, यहां पे सबसे पहले अगर मान लो कि आपने सॉलिड लिया है, तो जब सॉलिड आप यूज में लेोगे तो अलग तरीके का क्या लिया जाता है, सब्सटेंस लिया जाता है, जिससे यानी कि इलेक्ट्रिकल लिया जाता है, जिससे उसको मेल्ट करवा के किसमें कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड में। तो अगर सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड आपका सैंपल है, तो पहले उसको क्या किया जाएगा, सॉलिड सैंपल को आपको किया जाएगा किसमें कन्वर्ट, मेल्ट करवाया जाएगा, इलेक्ट्रिकल आर्क द्वारा मेल्ट करवाया जाएगा, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा। या लिक्विड है तो बहुत बढ़िया बात, लिक्विड सैंपल को यहां लेते हैं, फिर इसका नेबुलाइजेशन होता है। क्या होता है, नेबुलाइजेशन। और नेबुलाइजेशन आपको पता होगा कि जब बच्चों को थोड़ा सा कफ वगैरह होता है तो नेबुलाइज करते हैं नहीं करते। नेबुलाइज का मतलब ये हो गया कि आप बच्चे को क्या देते हो, वेपर देते हो। वेपर एक्चुअल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, टिनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है नहीं है। तो नेबुलाइजर का काम या नेबुलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नेबुलाइजेशन का मतलब होता है लिक्विड को टीनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना,
टिनी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करना या एरोसोल में कन्वर्ट करना। सबसे बढ़िया बात, किस में कन्वर्ट करना? एरोसोल में कन्वर्ट करना। किसका काम है? नेबुलाइजर का। ये पूछा जा सकता है, अच्छी चीज है। नेबुलाइजर का काम क्या है बच्चा? नेबुलाइजर का काम है कि लिक्विड को टिनी ड्रॉपलेट या एरोसोल में कन्वर्ट करना। अब ये एरोसोल जो है इसका इग्निशन बड़ी आसानी से होगा, और इसका जो इग्निशन होता है, किसका? इसका जो इग्निशन होता है, इसका इग्निशन क्या भाई? इग्निशन। इग्निशन का मतलब क्या होता है? इसको जलाया जाएगा, वो जलाया जाएगा बाय द फ्यूल, बाय द फ्यूल, फ्यूल के द्वारा। आप ये सोच रहे हो कि फ्लेम अपने आप उठेगी, ऐसे उठती है अपने आप? देखिए गैस को जला के देखो, देखिए अपने आप जलती है क्या? सिलेंडर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जुड़ा हुआ होता है फ्यूल सिलेंडर से, फ्यूल सिलेंडर से ये जुड़ा हुआ होता है, और फ्यूल सिलेंडर इसको फ्यूल सप्लाई करता है, और तब जाके ये फर्नेस बनती है, और ये जो टिनी ड्रॉपलेट एरोसोल है वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइजेशन भी होती है, कई मॉलिक्यूल कई एटम आपके आयोनाइज होंगे। लेकिन हम यहां किससे डील करेंगे? जो ग्राउंड स्टेट में है वो एब्जॉर्ब करेंगे ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहां जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई है, क्योंकि सारी बातें अपन ने बता दी हैं, ठीक है नहीं है? एक चीज और, ये जहां से निकली है, ये देखो, ये जहां से निकली है, ठीक है नहीं है, उसका नाम है ग्लास विंडो। ये पूछा जाएगा भाई, आपसे रिक्वेस्टेड है, आप इसका ध्यान रखना। ये ग्लास विंडो है, ये यहां से जहां से बाहर निकल रही है ना, इसको ग्लास विंडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लास विंडो। और ग्लास विंडो क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? ग्लास विंडो क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है, क्वार्ट्ज। क्लियर है? ठीक है नहीं है? और जो अपन रेडिएशन सोर्स दे रहे हैं उसको एडजस्ट करने के लिए कि भाई ये बिल्कुल फिक्स यहीं पे इसी सैंपल के ऊपर गिरे और कहीं नहीं गिरे। भाई समझो, आप यहां से रेडिएशन निकली तो हमें क्या पता भाई रेडिएशन इधर जा रही है इधर जा रही है, ठीक है नहीं है? तो ये बिल्कुल यहीं पे गिरनी चाहिए। उसके लिए हम ये मान लो कि आप इसको सेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसका नाम चॉपर है। क्या है? चॉपर इसको एडजस्ट करता है ताकि ये सही वेवलेंथ है और आगे भी सही जाए। पर ध्यान रखना, चॉपर इज द नोट पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ASS। ये अपनी जरूरत है, या तो उसको बिल्कुल सही से रखो, चॉपर की जरूरत ही नहीं पड़े। समझ में आई बात? चॉपर क्या बोल रहा हूं? चॉपर का ध्यान रखना भाई, पहले कह रहा हूं चॉपर क्या है? इट इज नॉट पार्ट ऑफ AAS टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। ये अपनी सहूलियत करने के लिए लगाया जाता है, एडजस्टमेंट के लिए लगाया जाता है कि सब कुछ सही रहे। ये इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, चॉपर इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, पहले कह रहा हूं मैं। अगर कोई आपसे पूछे, ये 3-4 नाम दे दे कि वो आप ये 3-4 नाम दे दे कि बताओ भाई इंस्ट्रूमेंट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो चॉपर आएगा। ठीक है नहीं है? आपका ये है ही, ये फर्नेंस है, इसको आप फ्लेम बोल दो, कुछ भी बोल दो, एटोमाइजर है। उसके बाद मोनोक्रोमेटर आएगा, मोनोक्रोमेटर के बाद में आपका फोटो मल्टीप्लायर आएगा, फिर कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर बोल दो, रिकॉर्डर बोल दो, डिटेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो डायग्राम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जान है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो सारा काम समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं फ्यूल के ऊपर कि अपने पास कौन कौन से फ्यूल हो सकते हैं। ये फ्यूल, तो फ्यूल जनरली क्या होता है? एयर कोल गैस होती है, एयर प्रोपाइलिन होती है, एयर एसिटिलीन होती है और N2O एसिटिलीन होती है। ये आ सकता है, समझ में आई बात? इनके अलावा देखो जनरली क्या होता है, एयर तो रहेगी और हाइड्रोकार्बन यूज में लिए जाते हैं। कोल गैस में भी हाइड्रोकार्बन है, प्रोपाइलिन में भी हाइड्रोकार्बन है, एसिटिलीन में भी हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन आ सकती है, इथेन आ सकती है, मीथेन भी आ सकती है, जिसका कंबंसन होने पर अपन को क्या मिले? फ्लेम मिले। ठीक है नहीं है?
तो जनरली जो है इसके बारे में पूछता है कि ये N2O एसिटिलीन जो फ्लेम होती है वो कहां यूज में ली जाती है, या फ्यूल कहां यूज में लिया जाता है। ये वहां यूज में लिया जाता है जो फ्लेम की प्रेजेंस में ऑटोमेटिकली ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है नहीं है। तो जो डबल एएस टेक्निक है, जो मेटल फ्लेम में जाकर जब एटोमाइजेशन होता है, एटोमाइजर में जाकर अगर कोई ऑक्साइड्स बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कंपाउंड बना लेगा, उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अपन को क्या है, एटम को कहां भेजना है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजना है। अब वो कॉम्प्लेक्स बना लिया तो अपन कैसे उसको क्या करेंगे, नहीं कर सकते अपन। समझ में आई बात? हाँ ठीक है भाई। तो ये तो बात होगी किसकी, इसका ध्यान रखना, इन तीन एलिमेंट का रखना, एल्यूमिनियम, वेनेडियम और टाइटेनियम, ये तीनों ऑक्साइड बनाते हैं। इनका डिटेक्शन आप मुश्किल करोगे, अगर डिटेक्शन करना है तो आपको फ्लेम के रूप में ये लेना पड़ेगा। क्लियर है? अब एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एलिमेंटल एनालिसिस करोगे तो सोडियम पोटेशियम पंप बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में आप चेक करते हो, कैडमियम जिंक यूरिन में चेक करते हो, किडनी टॉक्सिकोलॉजी लेवल्स चेक करोगे, लेड और एचजी का, खाने में, फूड में, वाटर में, किसी में भी। पोल्यूशन एनालिसिस, कहां मरकरी की मात्रा, कहां लेड की मात्रा, ठीक है नहीं, वो चेक कर सकते हो। मेटेलिक आयंस एंड कंटामिनेट्स प्रेजेंट इन वाटर ट्रेड एफ्लुएंट्स, ये भी चेक करोगे। अलोइंग कंसंट्रेशन, जब अलोय बनता है तो अपन कहते हैं ना इसकी परसेंटेज इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। ब्रास में ये 54% होता है, ये 42% होता है, कहते हैं नहीं कहते? हाँ, तो उसका पता लगेगा। ओरे और मिनरल्स में कितनी कितनी कंसंट्रेशन, उसका पता लग जाएगा। क्लियर है? डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इन फूड इंडस्ट्री, सीरम एनालिसिस, ये आएगा, बता दिया। लेड आप कहीं भी कर सकते हो, पेट्रोल में, क्रोमियम स्टील में, कि किसी स्टील में कितना क्रोमियम है, ठीक है नहीं। कॉपर इन लुब्रिकेटिंग ऑयल, एक्सचेंजेबल मैग्नीशियम इन सॉइल, कि कितना मैग्नीशियम ऐसा है जो प्लांट और सॉइल एक्सचेंज करते हैं, वो भी आप कर सकते हो। सिल्वर इन लेड कंसंट्रेट, Hg कैन बी एनालाइज्ड बाय फ्लेम लेस कोल्ड वेपर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको मैंने बता दिया था डिटेल से, ठीक है नहीं है। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हाईली किसके रेस्पेक्ट में सेंसिटिव है, Hg, बोरोन, कैडमियम, बिस्मिथ और आयरन। अब यहां पे हाईली सेंसिटिव का मतलब क्या है, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हाईली सेंसिटिव होती है। क्यों होती है? ये पीपीएम लेवल तक कंसंट्रेशन को क्या कर रही है, डिटेक्ट कर रही है, और कई कई जगह तो पीपीबी यानी 10⁻⁹ की अमाउंट में भी कंसंट्रेशन अगर है तो उस एलिमेंट के डिटेक्शन में, डिटर्मिनेशन में, एनालिसिस में एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी काम में आ सकती है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं वेरी सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव, ठीक है नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखवाया था आपको, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, सिलिकॉन, ये ऐसे हैं जो फ्लेम से क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बना लेते हैं। इनका डिटेक्शन नहीं हो सकता। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका डिटेक्शन आप एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से नहीं कर सकते। कर लोगे आराम से। और एक चीज ध्यान रखना, इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को फ्लेम एक्साइटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म है, तैयार कर लेना। इसके क्वेश्चंस जो भी आते हैं, जो इसका जल्दी ही टेस्ट अनाउंस हो जाएगा, ठीक है भाई। मिलता हूं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लाइक करके जाना और कमेंट भी।